के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम यहां पर बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मॉडल पेपर की। जो आप सेकंड सेमेस्टर का अपना एग्जाम देंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसका मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपके ऊपर पेपर को लेकर प्रेशर ना रहे, क्योंकि आप पहले ही इस पेपर को देख चुके होंगे, क्योंकि यहां से चांसेस हैं आपके क्वेश्चन के पूछे जाने के। इस मॉडल पेपर को देखने के बाद अगर आपको किसी यूनिट के किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप यहीं पर खत्म कर लें। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, वहां पर आपको ये ना लगे कि हमने ये नहीं पढ़ा था, काश अगर ये पढ़ लेते तो हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते थे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो बच्चों, वही मेहनत आपको कल सफलता दिलाएगी। और सफलता का केवल और केवल एक ही मूल मंत्र है कि आप क्या मेहनत कर रही हैं, किस डायरेक्शन में मेहनत कर रही हैं, किस लगन से मेहनत कर रही हैं, उसी का फल आपको आगे जाकर कल मिलने वाला है। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा आया है भूल जाइए, उससे आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। अब आपका प्रेजेंट क्या कह रहा है उस पर आपको फोकस करना है। जो निकल गया वो निकल गया, बस वहां से आपको सीख लेनी है। अगर आपका किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट खराब आया है पहले सेमेस्टर में, तो वहां पर आपको यह देखना है कि आपने उस सब्जेक्ट में क्या कमी की थी कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया है। उस कमी को आपको सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स में नहीं दोहराना है, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। अगर आप अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हैं कि हम कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर हमें करके दिखाना है, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस मोटिवेशनल स्पीच और कोट के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे वीडियो का लाभ भी उठा सकें। और पहली बार अगर बच्चों चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और लास्ट में जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मॉडल पेपर है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं पेपर का, किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपका पेपर आईडी दी होती है, जो आपको एग्जाम हॉल में जब आपको कॉपी मिलती है उसमें एंट्री करनी होती है। वहीं पर यहां पर आपका सब्जेक्ट कोड लिखा होता है, जिस सब्जेक्ट का भी आपका पेपर है। यहां पर रोल नंबर के लिए आपका इस बॉक्सेस दिए होते हैं, इन बॉक्सेस में आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है। कोर्स आपका लिखा होगा, सेमेस्टर लिखा है यहाँ पर सेकंड थ्योरी एग्जाम, क्योंकि आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं। 2024-25 आपका सेशन रहने वाला है, आपको यही सेशन आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। वहीं पर फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का आप यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, और टाइमिंग आपकी 3 घंटे की रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको लड़ाई करनी है 3 घंटे एग्जाम हॉल में बैठकर। ठीक है, तो आई होप आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। वहीं पर आगे बात करते हैं तो एक नोट आपको यहाँ पर मिलेगा कि आपको सभी सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, और अगर कोई मिसिंग डेटा आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ डेटा मिस है, तो आप उसको अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने यहां पर बोला कि सभी सेक्शंस करने हैं, तो 3 सेक्शन आपके रहते हैं, ए, बी और सी। तो पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में आपके 7 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है बच्चों, यानी कि 14 नंबर आपका सेक्शन ए कंटेन करके चलता है। और ये 7 के 7 क्वेश्चन, यानी कि सातों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और इन ब्रीफ मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको आंसर लिखने होंगे। और आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं हर बार आपको बताता हूं कि शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको मैक्सिमम 40 से 50 वर्ड्स में ही एक्सप्लेन करना होता है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ये नहीं है कि आपको पूरी कॉपी भरनी है, और ये 40 से 50 वर्ड में मैक्सिमम बोल रहा हूं, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के नेचर पर। ये नंबर ऑफ वर्ड्स घट भी जाते हैं, बढ़ेंगे नहीं 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वहीं पर अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, तो वहां पर आप 30 से 40 वर्ड्स में ही इसको एक्सप्लेन कर जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं किस तरीके से आपको यहां पर आंसरिंग करनी है। और मेरा हर बार की तरह आपसे कहना यही है कि आप अगर इस सेक्शन को लास्ट में ही करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़कर आए हैं, और जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है तो फिर माइंड में हमारे ये नहीं रहता है कि हमें किस नंबर के लिए, कितने नंबर के लिए इस क्वेश्चन को करना है, और आप उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर ये जो 3 घंटे का टाइम का मैनेजमेंट है, ये आपका डिसबैलेंस हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, और जिस वजह से आपका कोई आता हुआ क्वेश्चन भी छूटने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपका कोई आता हुआ क्वेश्चन ना छूटे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, और वो केवल और केवल आप टाइम मैनेजमेंट करके ही सही कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इस सजेशन को मेरे समझ गए होंगे। अगर कोई बच्चा इसको पहले भी कर रहा है तो आप इसको 40 से 45 मिनट में निपटाने की कोशिश करें, इन 7 के 7 क्वेश्चंस को। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने यहां पर लगभग 6 या 5 मिनट दी है आपको, और 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा आपका समय है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, सेक्शन ए की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद एग्जांपल। विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है इन एलिमेंट्स को। यूनिलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बायलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको डेफिनेटली जब आप सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इनमें से ही आपको कुछ ना कुछ वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो ज्यादा कुछ इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। वहीं पर दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सेक्शन ए के। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग एलिमेंट्स ब्रीफली। ये भी पहले ही यूनिट का क्वेश्चन है और इसमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स के बारे में पूछा गया है। तो आप दो लाइन लिख देंगे और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स को आप डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाता है। वहीं पर अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं सेक्शन ए के, तो ड्राइव द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय ए प्योर इंडक्टर इज 0। ये क्वेश्चन सेकंड यूनिट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको एवरेज पावर जो कंज्यूम कर रहा है प्योर इंडक्टर वो 0 होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा भी ले लिए, जैसे पहले क्वेश्चन में 4 डेफिनेशंस मैंने आपसे पूछ लिए, क्योंकि बेटा वो इंपॉर्टेंट ही इतना क्वेश्चन है, तो आपसे 4 डेफिनेशन 2 नंबर में नहीं पूछेगा, 2 ही पूछेगा, लेकिन इसलिए मैंने चारों इंक्लूड कर लिए हैं ताकि आपका कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। अगर आपको नहीं तैयार किया है तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट आर की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, फाइंड करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर। यानी कि एक नंबर में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करा रहा है और एक नंबर में क्वालिटी फैक्टर। सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं बच्चों, आप डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा और 2 नंबर फ्री के हैं, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जो पूरे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की हमने आपको जो फॉर्मूलेज होते हैं यूनिट वाइज वो प्रोवाइड कराए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। आपका न्यूमेरिकल पोर्शन उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले ही याद नहीं है तो न्यूमेरिकल पोर्शन आप नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आप न्यूमेरिकल को साइड ऑन नहीं करके अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल और उनके लिए इंपॉर्टेंट है उनके फॉर्मूलेज, जो कि आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। उसके लिए एक वन शूट वीडियो बना हुआ है, पूरे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में जो भी न्यूमेरिकल में फॉर्मूले यूज होते हैं उनको मैंने इंक्लूड करने की वहां पर कोशिश की है। कोई 1-2 फॉर्मूला अगर छूट जाता है तो वो आप अपना वहां पर नोट कर लेना। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। वहीं पर 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वन शूट वीडियो भी आपका बना हुआ है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का, जो कि पीवाईक्यूज में पूछे हुए क्वेश्चंस पर ही है। तो अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए इलेक्ट्रिकल की और वहां पर जाकर उस वीडियो को चेक कर लीजिए। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस उसी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर इन नो लोड कंडीशन। मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम जब नो लोड कंडीशन है वो ड्रॉ कराता है। और 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट नंबर 3 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर है। और प्रैक्टिकल की जगह वो रियल ट्रांसफॉर्मर वर्ड भी यूज कर सकता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स। डीसी मशीन्स के बारे में यहां पर पूछा गया है और ब्रीफली बताने के लिए उसने कहा है। तो आप पहले तो डीसी मशीन के लिए एक चार्ट बना देंगे जो भी उसके टाइप्स हैं, ठीक है, और फिर एक एक टाइप के लिए आप एक एक लाइन वहां पर लिख देंगे कि ये इस टाइप की मशीन है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ज्यादा डिटेल में आपको वहां पर नहीं लिखकर दिखाना है। इज दैट क्लियर? चलिए और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है। व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। जब आप इलेक्ट्रिकल की इंस्टॉलेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं घरों में, ऑफिस में, तो तब क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, वो यहाँ पर पूछी गई हैं 2 नंबर में। और 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं तो मैक्सिमम 4 आप यहाँ पर कॉमन प्रॉब्लम्स लिखकर दिखा सकते हैं। मैक्सिमम बोला, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखनी है। अगर ज्यादा लिखोगे तो आप अपना टाइम ही वहां पर कंज्यूम कराओगे ज्यादा, एग्जामिनर को 2 ही नंबर देने हैं। ठीक है, क्लियर? तो सेक्शन ए आपको क्लियर हो गया होगा। किस तरीके से आपको आंसर लिखना है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है, और कहां पर क्या चीज आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर वो भी मैं साथ के साथ आपको बताता रहूंगा, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, इधर उधर भटके ना कि इसको हम कहां से पढ़ें, कहां से तैयार करें। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे यूनिट वाइज। ठीक है, यानी कि 5 यूनिट से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं केवल और केवल 3 क्वेश्चंस ही। आपको कोई भी 3 क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, तो 7 × 3 मतलब कि 21 मार्क्स का ये वेटेज आपका सेक्शन बी लेकर चलता है। और अगर आपको पता है कि आपको पास होने के लिए भी 21 मार्क्स ही चाहिए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरीके से सेक्शन बी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप यहीं पर पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेक्शन बी में ओनली एंड ओनली आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। तो जिन बच्चों ने तैयारी अच्छे से नहीं की है तो वो अपनी 3 यूनिट पर भी अगर फोकस कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन वो 3 यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि आप उसमें कुछ भी ना छोड़ें। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि फर्स्ट यूनिट से पूछा गया है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो डिटरमाइन द करंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर। एक सर्किट नीचे दिया गया है, उसमें 2 ओम रजिस्टर से आपकी करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सर्किट आपका दिया हुआ है और आई थिंक इसमें मेथड नहीं दिया गया है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा नोडल एनालिसिस से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना है। ठीक है, नोडल एनालिसिस से
आई होप आप लोग समझ गए हैं। तो नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन मिनिमम 7 नंबर का मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लास्ट के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो यहां से 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल पक्का आपसे सेक्शन बी और सी को मिलाकर पूछे जाने हैं। तो ये 2 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको 14 नंबर दिलाएंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो इनके सॉल्यूशन के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस के सारे न्यूमेरिकल कराने की कोशिश की है जो PYQs में पूछे गए हैं। फिर मैंने वन शूट वीडियो के माध्यम से भी आपको यहां पर क्वेश्चंस कराए हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें पूरे इलेक्ट्रिकल के यूनिट नंबर 1, 2 और 3 तीनों यूनिट के न्यूमेरिकल अवेलेबल हैं तो वो आप जरूर देख लें। और यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल सेपरेटली अलग से एक वन शूट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जो चारों यूनिट्स के न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल में वो आपके हमारे YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप मैंने कराए हैं जहां पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और मैं इस बार आपसे कह रहा हूं बेटा कि सुपर नोड और सुपर मैश का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इसके लिए आप तैयार रहें। और सुपर नोड और सुपर मैश के लिए मैंने सेपरेटली अलग अलग दोनों के लिए वीडियो बनाई हुई है। किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है विद एग्जांपल मैंने वो वीडियोस प्रोवाइड कराई हुई हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देख लें ताकि आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस ना कर जाएं जो कि आपको 14 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे ये बताएंगे कि ये सुपर नोड का तो क्वेश्चन नहीं है। अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, और इसको खुद से करने की कोशिश करें। अगर आप न्यूमेरिकल की वीडियो देखकर आए हैं और आपको न्यूमेरिकल आते हैं तो यहां से आपको इस क्वेश्चन को करके पता भी चल जाएगा कि हम कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि सेकंड यूनिट से पूछा गया है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड यूनिट का। ड्राइव द इक्वेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट एंड ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट इन ए सीरीज RLC सर्किट इन रेजोनेंट कंडीशन। यानी कि आपको सीरीज में जब RLC सर्किट होता है तब उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ड्राइव करनी है। फिर उसका फेजर डायग्राम भी आपको बताना है रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट का जब आपका RLC सीरीज में कनेक्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 मार्क्स का तो डेरिवेशन आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हो जाता है और 2 मार्क्स का आपका ये फेजर डायग्राम है। इस तरीके से आपको खुद एनालाइज करनी है चीजें कि कौन सा पार्ट आपका इस क्वेश्चन में ज्यादा नंबर ऑफ वेटेज रख रहा है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम हॉल में और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कराए 7 नंबर का सपोज यही क्वेश्चन और आपने ड्राइव कर दिया इक्वेशन, लेकिन आप फेजर डायग्राम सही से नहीं बना कर आए, लेकिन आप सोच लेते हैं कि यार 6 नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं बेटा, ऑलरेडी 5 मार्क्स का ही है ड्राइव द इक्वेशन, 2 मार्क्स का सेपरेटली फेजर डायग्राम है, तो फिर आप 6 मार्क्स कैसे समझ सकते हैं कि हमारे हो जाएंगे। अगर इसमें गलती कहीं पर हो गई है तो आपको उसी वजह से 4 नंबर मिल जाते हैं क्योंकि ये 2 नंबर तो आपके खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है? तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई क्वेश्चन पार्ट वाइज पूछा जा रहा है तो उसके नंबर भी पार्ट वाइज 7 मार्क्स डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यूनिट नंबर 3 से ट्रांसफार्मर से पूछा गया है। एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और कैलकुलेट करने के लिए कहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिएक्टेंस जब आप रेफर करते हैं प्राइमरी साइड। देखिए इसका भी रेफर टू द प्राइमरी साइड और रेफर टू द सेकेंडरी साइड मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। जब मैंने इसका वन शूट वीडियो PYQs की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया, वहां पर पूरे ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। यहां तक कि वर्किंग भी मैंने लिख लिख कर आपको बताई है ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन वहां पर ना हो। बहुत ईजी लैंग्वेज में सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें वन शूट को, आपका पूरा ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। वहीं पर टोटल कॉपर लॉसेस भी यहां पर पूछा गया है। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल डेफिनेटली ट्रांसफार्मर से 7 नंबर में आपसे पूछा ही जाएगा। न्यूमेरिकल का केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है। आप प्लेलिस्ट में जो वन शूट वीडियो दी हुई है उसको देख लीजिए, कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं न्यूमेरिकल आपका इलेक्ट्रिकल का एक भी नहीं छूटने दूंगा अगर आपने ईमानदारी से समय देकर उस पूरी वीडियो को देख लिया है तो। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड द स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड ऑल्सो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है ये भी यहां पर पूछा गया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा 3 पार्ट में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है। वाई सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है अपने आप में। 5 नंबर बचे अब आपके। 3 नंबर में आपकी वर्किंग है किसकी, 3 फेस इंडक्शन मोटर की, और स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक 2 मार्क्स में। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन भी करना है। अगर बच्चा इस चीज को समझ जाए तो उसका टाइम मैनेजमेंट कभी भी खराब नहीं हो सकता है। बस ये चीज आपको माइंड में ध्यान रख के चीजों को करना है। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की जो कि यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है। डिस्कस ब्रीफली द टाइप्स ऑफ बैटरीज एंड एक्सप्लेन एनीवन विद द डायग्राम। देखिए पहले तो उसने पूछा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज क्या है, तो पहले आप बैटरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके टाइप्स के बारे में लिखेंगे, देन कोई भी एक बैटरी आप उठाएंगे उसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन कर देंगे। यही क्वेश्चन की डिमांड है।
इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आई होप सेक्शन बी आपको क्लियर हो गया होगा। पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। जो भी 3 यूनिट आपने अच्छे से की हैं या फिर जो भी 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उसके क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। यहां से 21 मार्क्स का वेटेज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन सी जो बी है वो मैंने जिस हिसाब से बताया है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन सी की। मैं फिर से आपको बच्चों यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि हमारा ये टॉपिक छूटा हुआ है, हमने ये नहीं किया है, तो आप प्लीज उसको जाकर कर लीजिए, अभी भी समय है हमारे पास। क्योंकि जब एग्जाम के टाइम पर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक एक मिनट नॉर्मल 10 मिनट के बराबर होती है। अगर उस 1 मिनट का यूटिलाइजेशन आपने कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में यहां पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेपरेटली। हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूनिट वाइज, ठीक है। और हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे और करना आपको एक ही क्वेश्चन है। तो ये आपका पूरा सेक्शन सी का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आपका रहेगा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन है तो 7 × 5 यानी कि 35 मार्क्स का वेटेज आपका सेक्शन सी का है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन था, सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन था, फिर उसके पार्ट्स थे। अब सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है। कोई भी एक क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ नोडल एनालिसिस एंड ऑल्सो यूजिंग द नोडल एनालिसिस फाइंड द ब्रांच करंट इन द सर्किट। नोडल एनालिसिस का प्रोसेस पूछा है, पहले कैसे आप सॉल्व करते हैं, देन एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसको नोडल एनालिसिस की हेल्प से आपको फाइंड आउट करनी है करंट। क्लियर? डायग्राम क्या है? डायग्राम आपका यहाँ पर बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये इरेज कर लेता हूँ बेटा, जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने ये ठीक है, ताकि आप डायग्राम में कंफ्यूज ना हो। खुद से आप क्वेश्चन को करके देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, आपको कोई भी समस्या यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वहीं पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन को डिटरमाइन द सेट ऑफ मैश इक्वेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द नेटवर्क गिवन इन द बिलो सर्किट डायग्राम। यानी कि यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपको मैश इक्वेशंस का सेट जो है वो डिटरमाइन करना है। तो दैट मीन्स अगर आप सेक्शन बी और सेक्शन सी को मिला लें तो यहाँ से 3 न्यूमेरिकल आपको नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस से देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म से कम होता है तो आपका जितने भी टाइप्स के एलिमेंट हैं उनको कंबाइन करके यहाँ पर पूछा जा सकता है 7 नंबर में, ठीक है। जैसे यूनिलेटरल, बायलेटरल, एक्टिव, पैसिव, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, इन सबको मिक्स करके आपसे एक क्वेश्चन बनाकर वो 7 नंबर में भी पूछ लेगा थ्योरेटिकल फॉर्म में। अदरवाइज नोडल और मैश एनालिसिस से तो आपको एक एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और प्रोसेसर के स्टेप्स भी आपको ध्यान रखने हैं, और इसका सॉल्यूशन केवल और केवल एक है, जो मैंने यूनिट वाइज फॉर्मूले की 1 शॉट वीडियो बनाई है, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लियर हुआ? तो आई होप सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आपको करना है, और इस मॉडल पेपर का फायदा तभी आपको मिलेगा। अच्छा बेटा, यहाँ पर वोल्टेज नहीं लिखा हुआ, ये 2 वोल्ट है बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसका बेनिफिट आपको तभी बच्चों पूरा मिल पाएगा जब आप इन क्वेश्चंस को खुद से करके देखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चल अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें फिर से आपको एक क्वेश्चन करना है और वो भी आपका 7 नंबर का है। ड्राइव द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन फेज एंड लाइन क्वांटिटीज इन ए 3 स्टार कॉन्फिगरेशन विद द हेल्प ऑफ द फेजर डायग्राम। यानी कि आपको ड्राइव करना है मैथमेटिकल रिलेशन फेज और लाइन क्वांटिटीज के बीच में 3 स्टार कॉन्फिगरेशन अगर है, और विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड द फेज वोल्टेज इन ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट। लाइन और फेज वोल्टेज भी आपको 3 फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट की रिलेशन आपको ड्राइव करके दिखाना है, और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी यहां पर अटैच करके पूछ लिया गया है, जिसमें लाइन करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई पूछा गया है, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर आपका डेरिवेशन हो या थ्योरेटिकल पोर्शन हो, उसके साथ अटैच करके एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी वो दे देता है। दैट मींस आपका जो आता हुआ 7 नंबर का क्वेश्चन था वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, यानी कि वो 7 मार्क्स डिवाइड हो गए हैं अब। तो लॉस किसका हुआ? आपका, अगर आपने न्यूमेरिकल पोर्शन को नहीं किया है तो। अगर किया है तो दैट मींस आपके 7 नंबर पक्के हैं, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल पोर्शन को छोड़ जाते हैं, और उस वजह से उनका आता हुआ क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है या डेरिवेटिव है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता है बच्चों। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रख के चलना है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 के पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर लॉसेस एंड मेथड्स टू मिनिमाइज इट। आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस पूछे गए हैं ट्रांसफॉर्मर के, और उनको मिनिमाइज करने के मेथड भी पूछे गए हैं। देन आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है जिसमें आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है जब फुल लोड हो एंड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर दिया हो, और फिर सेकंड हाफ लोड हो और यूनिटी पावर फैक्टर दिया हो। तो इस तरीके से आपका थ्योरी वाला पोर्शन भी पूछ लिया गया है और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोनों चीजें आपको तैयार करके जानी है। कहीं पर कोई कमी अगर आपको लग रही है अभी भी, तो आप उसको तैयार कर लें बेटा। यूनिट नंबर 1,
यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। ये 4 यूनिट ऐसी हैं इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की जिसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि इनका लॉजिक, इनका कॉन्सेप्ट सेम है और यहां से आपको ये भी पता है कि किस तरीके का क्वेश्चन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं यूनिट नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा लंबी भी है, लेंथी भी है, उसके डेरिवेशन भी बड़े हैं, तो उसको अगर हम हट साइड कर दें तो ये चारों यूनिट आपकी ऐसी हैं जिसमें आप अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, जो सेक्शन सी के 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो है ड्रॉ द कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल के बाद साथ साथ वो रियल ट्रांसफार्मर वर्ड भी यूज कर सकता है ना, और एक्सप्लेन करना है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन। वर्किंग प्रिंसिपल भी बताना है ट्रांसफार्मर का और ईएमएफ इक्वेशन भी ड्राइव करके बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। जो भी आपको अच्छे से आता है वो आप यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहां पर भी एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर का टॉर्क आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। एक अभी मैंने वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कराया है आपको यूनिट नंबर 4 का, जिसमें हमने मोटर, जनरेटर और इंडक्शन मोटर इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। वो वीडियो आप देख लीजिए, गारंटी के साथ यहां से यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, क्लियर? अगर आपने शुरुआत से एंड तक वीडियो देख लिया, और वो वीडियो मैंने इस तरीके से आपको प्रोवाइड कराई है कि आपका बेस बनाते हुए मैंने सारी चीजें एंड ऑफ द तक लेकर गया हूं इस यूनिट की। अगर आप शुरुआत से लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वहीं पर एक क्वेश्चन भी दे दिया गया है यहां पर जिसमें यूजफुल फ्लक्स पर पोल डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप तैयार करेंगे और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से आप अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन जो है उसको ड्राइव करने के लिए कहा गया है। आगे ए 3 फेज 50 हर्ट्ज 2 पोल इंडक्शन मोटर की डिटेल्स यहां पर दी गई हैं और यहां पर पूछा गया है सबसे पहले सिंक्रोनियस स्पीड, फिर पूछा गया है स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर और लास्ट में पूछा गया है रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी। तो ये आपसे देखिए, अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज करें ना, मैं इस मॉडल पेपर की बात नहीं कर रहा बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिकल के लास्ट पेपर्स भी एनालाइज करेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन के साथ थ्योरी के या डेरिवेशन के न्यूमेरिकल अटैच करके भी पूछा जाता है। और यहीं पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल को लेकर और वो अच्छा मार्क्स अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो या तो थ्योरी वाले पार्ट पर फोकस कर लेते हैं या न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर फोकस कर लेते हैं। और 80% बच्चे थ्योरी वाले पार्ट पर, डेरिवेशन वाले पार्ट पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को साइड ऑन कर देते हैं, जिसकी वेटेज अच्छी खासी रहती है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को बिल्कुल भी नहीं साइड ऑन करना है, क्योंकि केवल और केवल 2 वीडियोस देख लीजिए बेटा। एक वन शॉट वीडियो जिसमें 1, 2, 3 तीनों यूनिट के न्यूमेरिकल हैं और एक वीडियो जो कि 4th का सेपरेट वन शॉट बना हुआ है। बस वो वीडियोस देख लीजिए, इनफ है, आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। यहां तक कि सेम वैल्यू के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के इस मॉडल पेपर के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि 7 है यूनिट नंबर 5 से। ड्रॉ ए टिपिकल कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ द कॉपर 3 कोर आर्मर्ड XLPE केबल एंड डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ईच लेयर। देखिए, जो वायर है उसकी कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वायर की कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आप ये मान के चलिए एक तो पूछा ही पूछा जाएगा, और अगर XLP में पूछा जाता है तो 3 कोर या 4 कोर वाला जो वायर है उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ लेता है वो। तो सिंपल वायर की कंस्ट्रक्शन के बारे में भी पूछ लेता है और साथ ही साथ 3 कोर या 4 कोर के बारे में भी पूछ लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जरूर जाएंगे। वहीं पर व्हाट इज लाइटिंग, लाइटिंग क्या होती है, वेस्ट लाइटिंग प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं हम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्थिंग एंड द ग्राउंडिंग, ये क्वेश्चन भी आपका एक थ्योरेटिकल पार्ट है और ये जनरल चीजें हैं जो आप जनरल लाइफ में अपने देखते भी हैं, है ना। तो इसको ज्यादा बर्डन लेकर ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको चीजों को समझना है बस यहाँ पर यूनिट नंबर 5 को। ठीक है, क्योंकि आप अर्थिंग कैसे करते हैं, ग्राउंडिंग कैसे प्रोवाइड कराते हैं, जो बिजली तड़कती है बरसात के समय में उसके प्रोटेक्शन के लिए आप देखते होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर एक छोटा सा वायर लगा होता है, फिर उस वायर को ले जाकर हम धरती में दबा देते हैं जिससे कि उस बिल्डिंग को उस बिजली से ज्यादा हार्म ना हो, है ना, और वो लाइट जो है वो लाइटिंग सीधा अर्थ में चली जाए। तो इस तरीके से चीजें आपको पता हैं, बस आपको उसको प्रैक्टिकली फॉर्म को अपनी थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख कर आना है। यही यहाँ पर यूनिट नंबर 5 का सॉल्यूशन है इजी लैंग्वेज में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन का भी आपको क्लियरिफिकेशन हो गया होगा किस तरीके से आपको तैयार करके चलना है। तो ये हमारा मॉडल पेपर था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपने खुद महसूस किया होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो अपने आप में कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक वाला बटन आप जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैंने शुरुआत में भी ये बोला था और अब भी आपसे बोल रहा हूं कि आप फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। और उसका सीधा सीधा फंडा है, आप इस वीडियो के लिंक को अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर डाल दीजिए, वहां पर जिसको नीड होगी
होगी वो बच्चा यहां से बेनिफिट ले सकता है। पहली बार चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी वाला बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आपने इस मॉडल पेपर को एंजॉय किया होगा और मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको क्वेश्चंस भी देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पेपर थ्योरेटिकल फॉर्म में जो आप एग्जाम हॉल में जाकर बैठ के देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर परफॉर्मेंस वहां पर करके आएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक, किसी और मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।